हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, कम से कम 5 नंबर का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हेडिंग मैंने डाला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, जो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाश विद्युत समीकरण में क्या नियम दिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आइंस्टीन के अनुसार जब फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि जब कोई फोटॉन का मतलब कि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में आता है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, और जो फोटॉन की जो खास सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये किसी धातु या किसी ठोस पृष्ठ से टकराता है तो वह अपनी सारी एनर्जी, जो सारी ऊर्जा है, उस पृष्ठ पर त्याग करके क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि हम फोटॉन को स्पर्श नहीं कर सकते, यानी कि पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे ही किसी पृष्ठ से टकराएगा तुरंत अपनी सारी एनर्जी दे करके स्वयं नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फोटॉन है ये क्या होता है, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक धातु का पृष्ठ है। ठीक है, और ये क्या है, एक धातु का पृष्ठ है, और इस धातु के पृष्ठ पर क्या है, फोटॉन आपतित हो रहे हैं, यानी कि जो विकिरण है, यानी जो किरणें हैं, ये क्या हो रही हैं, ये इस पे पड़ रही हैं। ठीक है, तो एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E बराबर h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो धातुओं में क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और यह फोटॉन जैसे ही इस धातु के पृष्ठ पर टकराएगा तुरंत ऊर्जा इस पर त्याग करके क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अब इस धातु में जो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये तुरंत ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, तो ये अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में जंप करने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को पाएगा, फोटॉन की ऊर्जा को, तुरंत इस धातु की पृष्ठ की सतह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, और इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो अब यही जो इलेक्ट्रॉन है इस धातु की सतह से बाहर निकलने में क्या करता है, दो तरह के, यानी कि दो रूपों में ऊर्जा को खर्च करता है। ठीक है, एक जो ऊर्जा खर्च करता है वो कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन का मतलब कि इस पृष्ठ के अंदर, यानी कि इस धातु के अंदर से ये पृष्ठ तक आने में ऊर्जा को खर्च करेगा, यानी कार्यफलन के रूप में। और जब ये बाहर निकलने लगेगा तो ये गतिज ऊर्जा, यानी अधिकतम वेग प्राप्त करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, खर्च करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे पहले कार्यफलन के रूप में, यानी कि दो प्रकार से ऊर्जा खर्च करता है। तो पहली पॉइंट लिखेंगे कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में, यानी कि जो कुछ ऊर्जा जो खर्च होगा वो किस रूप में होगा, कार्यफलन के रूप में होगा। तो आप जानते हो कि कार्यफलन जो होता है कैपिटल W बराबर जो होता है, ये किसके बराबर होता है, h न्यू के, यानी h न्यू 0 के बराबर होता है। ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, और इसका जो h का मान होता है ये होता है 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये इसका मान होता है। और ये जो न्यू नॉट है, यानी कि ये जो है ये आपका देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये जो न्यू नॉट है यानी न्यू 0 जो है ये देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देहली आवृत्ति। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब फिर इसके बाद जो दूसरी जो ऊर्जा खत्म हो रही है वो बाकी जो शेष ऊर्जा बची है वह गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च करेगी। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पर दूसरी पॉइंट, शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो बाकी जो ऊर्जा बची है वह गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च करेगा। यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक सतह तक आ जाएगा तो ये कार्यफलन के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और बाकी जो ऊर्जा जो बची है वो अधिकतम वेग प्राप्त करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, तो गतिज ऊर्जा बराबर आप जानते हो कि ये होता है K बराबर 1/2 mv²। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम वेग प्राप्त करना है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए अधिकतम, तो इसको लिख सकते हैं K max और वेग भी क्या होगा, V max हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, यानी कि इसके संबंध में। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो कुल ऊर्जा कितनी खर्च किया है तो इसको लिखेंगे कुल ऊर्जा बराबर, कुल ऊर्जा E बराबर, सॉरी ये E होगा, ठीक है। कुल ऊर्जा E बराबर K max प्लस W0, यानी कि ये वाली ऊर्जा और ये वाली ऊर्जा। ठीक है। ये कार्यफलन के रूप में, तो कार्यफलन को W0 से दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, एक चीज़ देखो, हम क्या करें, K max को यहीं पे रोके रहें और इसको पक्षांतर करके इधर लाएं। तो ये हो जाएगा K max, यानी कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है K max बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका E माइनस W0। ठीक है। अब यहीं पर मान रख दीजिए। तो E का मान देखो यहाँ से, ठीक है, और W0 का यानी कि W0 का मान h ν0 है। ठीक है। तो यहीं पर मान रखिए। तो ये हो जाएगा K max बराबर ये हो जाएगा h ν माइनस h ν0, और यहाँ से देखो जो K max का मान है ये है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा K max का, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स। ठीक है। बराबर यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, तो h कॉमन ले लेंगे तो ये बचा ν माइनस ν0। ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। ठीक है। यही हमें क्या करना है, समीकरण को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर ये आप लिख दोगे तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और जो एग्जामिनर है वो नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें यहाँ पर दर्शा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो केवल जो न्यू है, जो न्यू है ये क्या है, फोटॉन की आवृत्ति, फोटॉन की आवृत्ति। बाकी ν0 और h max, h क्या है ये यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर अब आप जानते हो कि जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो E V0 के बराबर भी ये भी होती है। ठीक है। यहाँ पर जो है आपका V0 ये निरोधी विभव कहलाता है। तो ये हो जाएगा जहाँ V0 बराबर निरोधी विभव। ठीक है। ये कभी कभी न्यूमेरिकल में भी आपका मान पूछ देता है कि निरोधी विभव किसे कहते, परिभाषा भी पूछ देता है और इस पे सवाल भी आ जाता है कभी कभी 1-2 नंबर का। तो उसका मान निकालने के लिए इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही जो गतिज ऊर्जा है हम क्या करेंगे, इसके रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये, तो यहाँ पर लिखेंगे E V0 बराबर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे K max की जगह पे, ये देख रहे हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे K max की जगह पे हम रख देंगे ये वाला मान, यानी E बराबर EV0। ठीक है। ये E जो है गतिज ऊर्जा है। ठीक है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा, इसको K लिखिएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे h ν
माइनस एच न्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, ई का भाग करा दीजिए, तो हो जाएगा V0 बराबर एच न्यू बट्टे ई माइनस एच न्यू 0 बट्टे ई। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, निरोधी विभव का मान। अगर सवाल में पूछेगा मान निकालने के लिए तो इस सूत्र से मान निकल जाएगा। अब हम इस निरोधी विभव और ये जो फोटॉन की जो आवृत्ति है इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये फोटॉन की आवृत्ति ले लेते हैं और यहाँ पर V0 निरोधी विभव यहाँ पे लिख दे रहे हैं, निरोधी विभव। ठीक है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पर जो ढाल प्राप्त होगा, ढाल, ठीक है, ढाल बराबर जो प्राप्त होगा वो आपका ये वाला प्राप्त होगा, यानी कि ये h बट्टे स्मॉल ई, तो ये हो जाएगा h बट्टे ई। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है ये वाला अंतःखंड माइनस एच न्यू 0 बट्टे ई, या इसी को हम कार्यफलन यानी W0 अपॉन ई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट होगा और बाकी यहाँ पर जो निरोधी विभव V0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये सॉरी न्यू 0 होगा। ठीक है, ये न्यू 0 यानी कि ये देहली आवृत्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज की जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थी इस तरह से कंप्लीट होती है। तो अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।